हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कैम एकेडमी हर वक्त हमेशा अपनी यूट्यूब चैनल पर कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करती ही रहती है। तो उसी तरीके से आज हम एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम होने वाला है 1 to 1 विद स्टार्स। तो सबसे पहला स्टार जो आज हम कॉल करने वाले हैं वो आपको पता है कि वो ऑलरेडी ONGC के नोटिफिकेशंस आ चुके हैं। और नोटिफिकेशंस की अगर मैं बात करूं तो आई थिंक 2020 के लिए 15 आपके पास वैकेंसीज हैं और 2021 के लिए 14 वैकेंसीज आउट हुई हैं। तो आप जितने भी एस्पिरेंट्स होंगे जिन्होंने अभी गेट क्वालिफाई किया है, आप सबके दिमाग में अभी एक ही क्वेश्चन होगा कि किस तरीके से आखिर हमारा इंटरव्यू कब होगा, क्या हमें इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, इंटरव्यू का प्रोसीजर क्या होगा, या इंटरव्यू अगर हो भी गया चलो तो उसके बाद क्या क्या चीज़ें हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स आपके दिमाग में होंगे। सो हम आज कॉल करने वाले हैं, इन्वाइट करने वाले हैं मिस्टर आकाश राजपूत को, जो कि ऑलरेडी एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर काम कर रहे हैं ONGC में। So let's meet who beat ONGC. So at first I would like to thank you because at short notice हमने आपको कॉल किया और आप यहाँ पर आए हमारे इस इंटरव्यू के लिए, अपने स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए, क्योंकि अभी आज वो बहुत ही क्वेश्चन मार्क है उनके माइंड में कि भाई किस तरीके से इंटरव्यू होगा, क्या आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी, किन लोगों को आएगी, कितने लोगों को आती है, या फिर आपको इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म करना है, कैसे प्रिपेयर करना है। तो ये सारे क्वेश्चंस जितने भी आपके माइंड में हैं वो आज सर यहाँ पर आपके साथ एक एक क्वेश्चन का आंसर करने वाले हैं। आपके सारे क्वेश्चंस जो भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर करने वाले हैं। सो हेलो सर, हाउ आर यू? सबसे पहले तो आप ये बताइए कि हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी हियर। तो एक एक करके मैं जितने भी क्वेश्चंस मेरे माइंड में आते हैं मैं एक एक करके क्वेश्चन सर से पूछूंगी और सर अपनी कोशिश करेंगे पूरी कि आपके क्वेश्चंस जितने भी हैं वो सारे आपके यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो मेरे ख्याल से सबसे पहला क्वेश्चन तो आप सभी स्टूडेंट्स का यही होगा कि गेट तो क्वालिफाई हो गया, चलो आपके नोटिफिकेशन आ चुकी है कि वैकेंसीज आउट हैं, इतनी वैकेंसीज हैं आपके पास। अब कितने लोगों को कॉल आने वाला है इंटरव्यू के लिए? तो क्या आप इसमें हमारी हेल्प कर सकते हैं कि कितने लोगों को कॉल किया जाता है इंटरव्यू के लिए? रफली जितनी वैकेंसीज होती हैं उससे 4 या 5 टाइम्स कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल आती है। तो जैसा आपने बताया कि 30 के अराउंड वैकेंसीज हैं, तो नियरली 100 to 120 इतने इंटरव्यू के लिए कॉल आएंगे। तो अप्रोक्स 120 के अराउंड आपकी जो कॉल्स आती हैं। इसके बाद क्या प्रोसीजर क्या है इंटरव्यू का, ये कुछ आप थोड़ा सा ब्रीफ करिए इसके बारे में। आपके पास एक मेल आता है इंटरव्यू लेटर आता होता है जिसमें आपका और इंटरव्यू तो ONGC के दिल्ली में होते हैं, तो सभी को दिल्ली आना होता है। उसका आपको मतलब ये प्लेस डिफाइंड है कि दिल्ली में ही इंटरव्यू होगा? हाँ, जनरली अब चेंज होगा तो कुछ आइडिया नहीं है, बट जनरली हमारे टाइम में भी दिल्ली में ही होता था और पहले भी दिल्ली में ही हुआ है। तो इसलिए दिल्ली में आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू की आपको टाइमिंग्स भी बताई जाएंगी कि आपका किस टाइम पे होने वाला है, ब्रेक से पहले या ब्रेक के बाद। तो मतलब इंटरव्यू का प्रोसीजर क्या है? एक ही दिन में सारे इंटरव्यूज कंडक्ट हो जाते हैं या फिर कुछ टाइम पीरियड है कि इतने से इतने टाइम पे सारे इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाएंगे? नहीं, एक विंडो होती है, एक बार स्टार्ट हो जाते हैं तो रेगुलरली चलते रहते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ बच्चों का अब हो गया, कुछ का नेक्स्ट वीक होगा। जनरली 3-4 डेज़ की विंडोज में सबके इंटरव्यूज कंडक्ट कर देते हैं वो, अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं तो। ओके, आप कुछ टिप्स बताना चाहेंगे इंटरव्यू के लिए? क्योंकि मेरे ख्याल से अगर जैसे मान लो मेरा अगर सिलेक्शन हुआ होता, मुझे इंटरव्यू में जाना होता, सबसे पहले क्वेश्चन ये होता कि क्या ड्रेस कोड क्या होगा, लाइक मुझे फॉर्मल्स ही पहनने पड़ेंगे या नॉर्मल वी कैन गो। तो वो क्या इंप्रेशन पड़ता है अगर आप आपके मतलब ड्रेस कोड का क्या इंप्रेशन है एग्जैक्टली? ओके, इंटरव्यूज़ के नहीं, आगे भी अगर आप जॉब करते हैं तो ऑफिशियल मीटिंग्स के लिए एक बहुत ही फॉर्मल ड्रेस कोड यूज़ करते हैं, वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट का। तो वही सेम हम यहाँ यूज़ करते हैं इंटरव्यूज़ के लिए। ऑफिशियल मीटिंग्स के लिए भी वही यूज़ करते हैं, इवन इन ONGC। सो वही प्रेफर करूँगा मैं आपके लिए, एक वाइट शर्ट और एक ब्लैक पैंट। और गर्ल्स के लिए? गर्ल्स के लिए भी वो पैंट शर्ट भी प्रेफर कर सकती हैं और सूट भी प्रेफर सूट्स? हाँ, ओके ठीक है। और लैंग्वेज का मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जब भी आप मतलब हमारे माइंड में ये फिट होती है बात कि अगर कोई इंटरव्यू है तो वहाँ पर अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो हमारा इंप्रेशन जो है वो बढ़िया होगा। तो ऐसा कुछ है क्या कि हमें मतलब इंग्लिश ही प्रेफर करनी चाहिए, या आप हिंदी में भी बात कर रहे हो तो इट्स ओके? ऐसा कुछ नहीं है, हिंदी भी इक्वली प्रेफरेबल है इवन इन ONGC। हर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हिंदी को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो ONGC में भी ऐसे ही है। और सर क्या आप ये बता सकते हो कि आपसे पर्सनली क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे इंटरव्यू में, ताकि थोड़े से हमारे जो ऑडियंस है उनको आइडिया लग सके कि भाई आप मतलब बेसिक केमिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं या आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा अपने इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए? तो उसमें थोड़ा सा आप
एक्स्ट्रा के लिए तो आप बस थोड़ा ONGC के बारे में पढ़ लीजिए कि किस तरह की वर्क प्रोफाइल होती है वहाँ पे केमिस्ट की और क्या काम करते हैं। आप कंपनी ज्वाइन करने जा रहे हैं तो एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए आपको। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब लाइक अगर आप वहाँ पे जा रहे हो तो कुछ ONGC या पेट्रोलियम इंडस्ट्री से कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं? ज़्यादा नहीं, बेसिकली एक साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट जो कि ऑयल इंडस्ट्री को लेकर आंसर कर सके वैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। मेजॉरिटी क्वेश्चन जो होती है वो केमिस्ट्री क्वेश्चन की होती है। ओके, और केमिस्ट्री का लेवल, मतलब किस लेवल पे वो क्वेश्चंस पूछते हैं? बिल्कुल लेवल उनका कुछ ऐसा डिसाइडेड नहीं होता, बट ये होता है कि उनको शॉर्ट एंड रैपिड टाइप क्वेश्चंस ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो। तो डिटेल में या डेप्थ में किसी चीज़ के एनालिसिस के बारे में वो आपसे बात नहीं करेंगे इंटरव्यू में। शॉर्ट एंड रैपिड फायर टाइप क्वेश्चन। आप जरा बताएंगे आपसे क्या पूछा गया था? बेसिकली जैसे एसिडिटी बेसिसिटी ले लीजिए। अगर मान लीजिए एक कंपाउंड है, कौन ज़्यादा एसिडिक होगा कौन बेसिक होगा, कौन सा न्यूक्लियर एनएमआर एक्टिव हो सकता है या नहीं, ऐसा मेरे टाइम में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। और कंप्लीट जो आपका इंटरव्यू का टाइम पीरियड है, मतलब कितने ड्यूरेशन का होता है? कि लाइक आई थिंक बार के लिए 1 घंटे का होता है, तो ऐसे ONGC में कोई डिफाइंड टाइम है? ऐसा कुछ डिफाइंड नहीं है, बट जनरली 10 से 15 मिनट के अंदर इंटरव्यू हो जाता है कैंडिडेट का। और क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं? मतलब मेरे माइंड में थोड़ा सा क्वेश्चन ये है कि बार का इंटरव्यू हो गया और ONGC का इंटरव्यू हो गया, तो उसमें क्या डिफरेंसेस आ सकते हैं? डिफरेंसेस देखिए, बार का जो इंटरव्यू होता है काफ़ी एलेबोरेटिव होता है, मतलब बहुत ज़्यादा वो डेप्थ में पूछते हैं आपसे, आपको रीज़न पता होना चाहिए आप जो भी बोल रहे हैं। ओके। ONGC के इंटरव्यू में जो मेरे टाइम में हुआ था, मतलब इतना कुछ डेप्थ में एनालिसिस किसी चीज़ का नहीं हुआ था, बस सिंपल शॉर्ट बेसिक क्वेश्चन। मतलब आपको एक्स्ट्रा इतना कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मतलब बेसिक अगर आपका स्मूथ है तो फिर आप इजीली वहाँ पर कर सकते हो। यस। ओके, चलो ठीक है, इंटरव्यू भी हो गया आपका, जो भी 10-15 मिनट्स इंटरव्यू चला। इंटरव्यू होने के बाद जब आप वहाँ से बाहर आ रहे हो तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि मेरा इंटरव्यू अच्छा गया है या अच्छा नहीं गया? लाइक मान लीजिए उन्होंने 5 क्वेश्चन पूछे और मैंने वहाँ पे 3 ही आंसर कर पाए, फिर क्या होगा? तो ये तो एक एवरेज इंटरव्यू हुआ, क्योंकि जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो मैंने ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चंस का आंसर कर दिया था। ओके। जो मुझे पता था कि मैंने सही किए हैं। 1-2 क्वेश्चंस मैंने बताए नहीं थे और 1-2 हो सकता है मैंने गलत बताया हो। एक और क्वेश्चन थोड़ा सा है, जी। बाई चांस इंटरव्यूअर ने हमसे कोई क्वेश्चन पूछा हो Yes. और हम उसके लिए श्योर नहीं है, तो क्या हमें फिर उसका आंसर करना चाहिए? मतलब ऐसा भी हो सकता है कि हमें खुद ही नहीं पता कि हम सही आंसर कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तो क्या गलत आंसर आपको करना चाहिए या फिर आपको मतलब आगे बढ़ जाना चाहिए कि डायरेक्ट ये बोल करके हमें नहीं पता? नहीं, आप ये बोल सकते हैं आई एम नॉट श्योर अबाउट द आंसर बट आई थिंक इट्स शुड बी दिस एंड दैट, जो भी है। तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट ही है। हाँ, अगर आपको लगता है कुछ तो समझ आए ना, विदाउट मतलब ब्लैंक जाने से अच्छा है एटलीस्ट ये तो है कि आपको क्वेश्चन समझ आया, आपने अटेम्प्ट किया, ये भी एक तरह का पॉजिटिव नोट ही होता है। तो फिर आप ये बताइए कि जैसे आप निकले तो आप किस बेसिस पे डिसाइड करोगे कि इंटरव्यू अच्छा गया है और आगे फर्दर हमारा जो है प्रोसीजर वो कंटिन्यू हो सकता है या फिर आपका प्रोसीजर यहीं पे एंड हो गया, तो वो कैसे डिसाइड करते हैं? ये तो देखिए इंटरव्यू के बेसिस पर ज़्यादा डिसाइड ना करें। बेसिकली जो हमें पता ही है कि 60% कंट्रीब्यूशन जो है वो गेट स्कोर का है, देन क्वालिफिकेशंस का, हमारी बेसिक क्वालिफिकेशंस का। इंटरव्यू का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 15% ही है, तो इतना ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो इसीलिए अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आप सेफ साइड रख सकते हैं अपने आप को। ओके, चलिए, तो आपका इंटरव्यू हो गया। अब इंटरव्यू होने के बाद अब आप अपने घर आ गए, अब उसके बाद फिर क्या आगे का प्रोसीजर है? मतलब कब आपको इस बात का कंफर्म होगा कि भाई मेरे मतलब क्लियर हो गया या नहीं क्लियर हुआ, तो वो श्योरिटी कब मिलती है? ONGC की वेबसाइट पे एक लिस्ट आउट होती है जिसमें बताया जाता है कि इनके इंटरव्यूज क्लियर हुए हैं और आपके पास मेल भी तो आएगा। वहाँ पे नेम मतलब परफेक्ट आपका मेंशन होगा? हाँ, नेम मैसेज होगा और नेम मेंशन होगा। आपके पास मैसेज भी आएगा मोबाइल में, आपके पास मेल भी आएगा और एक हार्ड कॉपी भी आएगी, बट वो लेट आती है जनरली, मेल और मैसेज आ जाता है। ओके। उस मेल में लिखा होता है। और वो टाइम पीरियड, मतलब आपका इंटरव्यू हो गया और आपके पास जो मेल आ रहा है, तो वो कितना टाइम पीरियड है? वो हमारे टाइम में तो ऑलमोस्ट 20 डेज बाद आया था, अब पर कम ज़्यादा हो सकता है, वो फिक्स नहीं होता कुछ। ओके। फिर उसके बाद मेल आ गया? मेल आने के बाद उसमें लिखा होता है मेल में वेलकम टू ONGC फैमिली, एंड आपकी जहाँ पोस्टिंग हुई होती है वहाँ जाके वहाँ आपको रिपोर्ट करना होता है। जब आप रिपोर्ट करेंगे तो सबसे पहले वो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं कि यू आर मेडिकली फिट और नॉट। मेडिकल सेक्शन क्लियर होने के बाद आपको अपने HR के पास जाना होगा, जिनका आपके पास ऑफर लेटर आया होगा एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन में। बाकी काम वो करते हैं, वो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देते हैं फिल करने के लिए। आपको डिक्लेरेशन करने होते हैं कि आप वेदर यू आर मैरिड और अनमैरिड, आपकी फैमिली डिटेल्स, आपकी प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट डेटा, प्रीवियस आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह, वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। वो करने के लिए आपको 15 डेज़ का टाइम मिलता है। उतने टाइम पीरियड के लिए आप किसी होटल वगैरह में रुकते हैं और सारा एक्सपेंसेस जो होते हैं कंपनी की तरफ से ही होता है। ओके, तो जो आपका इंटरव्यू हो गया, अब आपको जब रिपोर्ट करना है मेडिकल के लिए, तो मेडिकल में एग्जैक्टली मतलब क्या प्रोसीजर होता है? मेडिकल में बेसिकली आपका एक फुल बॉडी चेकअप होता है, आपकी आईज, नोज,
थ्रोट, आपका स्टोमक, डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह, तो उसमें देखते हैं कि आपकी कोई मेजर सर्जरी है कि नहीं है। अगर मेजर सर्जरी नहीं है, कोई नॉर्मल है, तो कोई ऐसी घबराने वाली बात कुछ नहीं है। क्वेश्चंस ये भी आ सकते हैं माइंड में कि लाइक थोड़ा सा ओएनजीसी का थोड़ा सा फील्ड वर्क है जी। तो फिजिक डिपेंड करती है कि मतलब हाइट और आपका मतलब बॉडी फिजिकली फिटनेस इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती है। अगर आप मतलब नॉर्मल हेल्दी पर्सन भी Okay, हैं मतलब- तो आप सर्वाइव कर जाएंगे। ओके मतलब फिजिक्स से ऐसा कोई ऐसा वो कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्दी होना है, कि आपको वहाँ मतलब फिजिकल वर्क ज़्यादा करना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और आपको ये भी नहीं पता कि पे लगाते हैं उनका क्या उनका भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ओके मतलब स्पेक्ट से ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं उनका है शायद medical में। ओएनजीसी की नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन का क्या होता है, और शायद +-6 नंबर होता है। एग्जैक्ट आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि आपका इंटरव्यू होने के बाद आपका मेडिकल होगा, तो इंटरव्यू के बाद हम ये ना समझे अगर आपके पास कॉल आ गया है कि आपका सिलेक्शन हो ही गया और आप एम्प्लॉय बन ही गए, तो मेडिकल भी आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। हाँ, मेडिकल के बाद भी चांसेस हैं। हाँ, मेडिकल भी एक स्टेज होती है। जब तक आप उनके एम्प्लॉय नहीं है, आपके पास भले ही ऑफर लेटर आ गया है, आपके पास मेल आ गया है कि आपकी पोस्टिंग, प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी बता दी गई है, बट स्टिल देयर इज अ चांस कि आप रिजेक्ट हो सकते हैं। ओके और पोस्टिंग जो है वो लाइक हम अपना डिसाइड कर सकते हैं, पोस्टिंग कुछ ऑप्शन दे सकते हैं या फिर टोटली उन पर डिपेंड करेगा ये? पोस्टिंग टोटली मैनेजमेंट का डिसीजन होता है। Okay. उसमें हम कुछ नहीं कर सकते कि तो जहाँ पर भी पोस्टिंग होगी फिर वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। हाँ। तो जो टोटल टाइम पीरियड है मतलब आपका जब इंटरव्यू कंडक्ट हुआ और उसके बाद जब आपके पास कंफर्मेशन एक आता है कि आपने इंटरव्यू जो है वो क्लियर कर लिया है, वो अप्रोक्स आकाशा ने बताया कि उनके टाइम पे इट वाज 20 डेज। Yes. तो वो ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद जब आपका ऑफर लेटर तो नहीं कहेंगे, लाइक आपका सिलेक्शन हो गया इंटरव्यू के बाद, फिर जब मेडिकल आपको बुलाया जाता है मेडिकल के लिए, तो वो कितना टाइम पीरियड होगा? मेरे टाइम में 45 डेज की विंडो थी कि विद इन 45 डेज आपको अपीयर होना है अपने Okay. एसेट में। तो वो भी ऊपर नीचे हो सकता है। हाँ, वो भी कम डिपेंड ज़्यादा हो करता सकता है। ओके तो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि अब हमारा हमने पूरा इमेजिन ही कर लिया कि इंटरव्यू भी हो गया, अब हम मेडिकल भी हो चुका है, अब इसके बाद फाइनल आ गया है टाइम हमारा ज्वाइनिंग का। तो जो ज्वाइनिंग का टाइम है आपका, ज्वाइनिंग के बाद फिर जो भी अकोमोडेशन है, कहाँ पर आप रह रहे हो, तो वो आपको खुद से ही मैनेज करना पड़ेगा या फिर वो ही करते हैं? हर एसेट में ओएनजीसी के कंपनी अकोमोडेशन होती है। आप चाहे तो वहाँ भी रह सकते हैं, अगर आप बाहर रहना चाहें तो बाहर भी रह सकते हैं। अगर आप ओएनजीसी के अकोमोडेशन लेते हैं तो वहाँ 2 तरह के अकोमोडेशन है, फैमिली और बैचलर्स। अगर आप फैमिली अकोमोडेशन लेते हैं तो आपका एचआरए नहीं मिलेगा। ओके अगर आप बाहर रहते हैं तो आप एचआरए क्लेम कर सकते हैं और आप बाहर रह सकते हैं। तो ये तो इंटरव्यू की चलो बात होगी, लेकिन जो भी पर्क्स या फिर अलाउंसेस हैं उनके बारे में आपको मतलब कब नॉलेज मिलती है या वो कब बताते हैं आपको उनके बारे में? जब आप इंटरव्यू के लिए अपीयर होंगे तो जस्ट आपके इंटरव्यू से पहले आपको एक प्रेजेंटेशन दी जाएगी जिसमें ओएनजीसी सब बताती है अपनी प्लेस ऑफ पोस्टिंग्स के बारे में। ओके इंटरव्यू से पहले ही मतलब सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको? डिटेल पीपीटी दिखाई जाएगी जिसमें आपको समझाया जाएगा कि आपको क्या क्या अलाउंसेस मिलने वाले हैं, आपके क्या क्या पर्क्स हैं, वो सब। ओके चलिए फिर से वापस आते हैं क्वेश्चन पे। तो वापस हम आ चुके हैं ज्वाइनिंग पर। ज्वाइनिंग हो गई, ज्वाइनिंग के बाद आई थिंक वर्किंग आवर्स जो होते हैं आपके ऑन ऑफ शेड्यूल होता है कुछ, और वर्किंग आवर्स में मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद वर्किंग आवर्स कम होंगे आपके, क्योंकि अगर 15 डेज आपका ऑफ है, 15 डेज ऑन है, तो आई थिंक कंपैरिजन में कम हो सकते हैं। ऐसा कुछ है नहीं, क्या? ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली पहली बात तो ऑन ऑफ जो ड्यूटी पैटर्न है वो सबको नहीं मिलता है। Okay. जो फील्ड सर्विसेज में होते हैं उनको मिलता है, और उसमें भी कुछ लोकेशन पे मिलता है, हर जगह पे नहीं है। 3 तरह के बेसिकली पैटर्न फॉलो करता है राउंड द क्लॉक। एक तो नॉर्मल ऑफिस का है और एक 14 डेज ऑन ऑफ है। तो जो 14 डेज ऑन ऑफ होता है इसमें 12 आवर की शिफ्ट लगती है डेली, एंड दैट टू विदाउट ऑफ एनी वीकेंड ऑफ। तो आपको कंटिन्यूसली 14 डेज तक 12 आवर डेली वर्क करना है। तो मोर और लेस सेम ही आ जाते हैं, क्योंकि जो ऑफिस में होते हैं उनको सैटरडे संडे ऑफ मिलता है, डेली उनका 8 आवर वर्किंग होता है। तो मोर और लेस सेम ही होते हैं। और बाई चांस अगर आपको उन 14 डेज में से भी कुछ कंडीशंस कुछ भी हो सकता है कि आपको लीव चाहिए, तो क्या मिल सकती है हाँ, उस टाइम लीव में? मिल सकती है, हम लीव ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लीव नहीं मिलेगी। 14 डे वर्किंग 14 डेज में भी आपको लीव मिल सकती है। ओके अगर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट काम आ गया Yes, जा सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज है काफ़ी बढ़िया। और अगर ट्रांसफ़र की बात करें कि ट्रांसफ़र कितने टाइम में आता है? ट्रांसफ़र एक्चुअली ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, बट मिनिमम हमें 3 या 4 ईयर सर्व करना होता है एक एसेट में। तो वो भी मैनेजमेंट का डिसीजन होता है, किसका कब ट्रांसफ़र आएगा किसी को कोई आइडिया नहीं होता। ओके तो वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है लाइक ट्रांसफ़र? वो मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट पे और ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। जहाँ जिस तरह की मैन पावर चाहिए वो मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि किसको भेजना है किसको नहीं भेजना है। ओके तो आई थिंक ऑडियंस को उनके जितने भी सवाल हैं वो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितने सवाल हैं वो यहाँ पर आपके सामने पुट अप कर सकूँ और आपको उनका आंसर्स मिल सके। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं हमें, और हम पक्का पूरी कोशिश करेंगे उसको आंसर करने की।
जैसे कि आपने बताया कि वर्किंग आवर्स या फिर वर्किंग आवर्स में आपका जो ऑन ऑफ पैटर्न है 14 डेज ऑन और उसके बाद फिर आपका ऑफ होता है, तो मेरे ख्याल से मतलब बीइंग अ गर्ल अगर थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ये कि आपको कॉन्टिन्यूअस 14 डेज वर्क करना है और उसके बाद आपका ऑफ है। तो मैरिड मतलब अनमैरिड है तब तो चलो फिर भी हो जाएगा, बट अगर मैरिड है कोई गर्ल तो फिर कैसे वो मैनेजमेंट हो पाएगा? जनरली गर्ल्स चूज़ नहीं करते 14 डेज़ के लिए, ओके बट अगर वो चाहें तो इंस्टॉलेशंस वगैरह में कुछ जगह 14 डेज ऑन ऑफ है, और जहाँ गर्ल्स मैंने सुना है कि पोस्टिंग है एक आध की, वो प्योरली आपकी चॉइस। अगर आप चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, बट आपको फोर्स नहीं किया जाएगा कि आपको 14 डेज ऑन ऑफ में काम करना ही है या ओके नहीं करना। आप मतलब रेगुलर भी काम कर सकते हो 8 आवर्स? हाँ, बहुत ही एम्प्लॉय वेलफेयर ओरिएंटेड कंपनी है ONGC। ओके। तो वो सबकी वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए ही पोस्टिंग्स देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको फोर्स करेंगे कि आपको इतना काम करना ही है या फिर आपको उसी शिफ्ट पैटर्न में काम करना है। इवन आपको अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं और आपको, तो फिर आपको दिल्ली भी ट्रांसफ़र मिल सकता है या फिर मुंबई, मतलब जहाँ पे आपको हेल्थ केयर अच्छी मिल सकती है आपकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, ओके। तो वहाँ भी आपकी पोस्टिंग आ सकती है। इवन आप मान लीजिए कपल हैं और दोनों ही ONGC में हैं, तो दोनों की पोस्टिंग वो साथ दे देते हैं जनरली। Oh, ऐसा that's नहीं है very कि हाँ, तो ऐसा नहीं है कि आपको पोस्टिंग एज ए पनिशमेंट दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी एम्प्लॉय का बेस्ट निकालने के लिए और कंपनी के बेस्ट के लिए दोनों के पोस्टिंग लिए देती है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पोस्टिंग मतलब पनिशमेंट के तौर पे दी जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तो काफ़ी अच्छा एडवांटेज है इवन गर्ल्स के लिए भी। अगर गर्ल्स के माइंड में अभी तक डाउट आ रहे होंगे कि कैसे हम फील्ड वर्क करेंगे, या फिर ट्रैवलिंग भी होता है कि आपको ज़्यादातर ट्रैवल करना पड़ता है, तो वो भी एक अच्छा ही पार्ट है कि आपको ट्रैवल करने को मिल रहा है, राइट? इतना आपको एंजॉय भी कर सकते हो आप। अच्छा, ये तो हो गया। आप जैसे आपका जो वर्किंग डेज होते हैं आपके, Yes. तो उसमें आपका जो भी ट्रैवलिंग है या फिर आपका जो काम है, तो वो काम कैसे होता है? मतलब वो एक्सपीरियंस कैसा है कि आप अच्छा फील करते हो या बहुत हेक्टिक हो जाता है कि बहुत सारा काम हो गया? एक्चुअली वो डिपेंड करता है काम के ऊपर। कभी कभी ऐसा लगता है कि 14 डेज ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बस आ रहे हैं और जा रहे हैं। वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, काम क्या चल रहा है, हमारे पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, तो वो बहुत अलग फैक्टर है। और आजकल ये भी ज़्यादातर चल रहा है हमारे माइंड में कि ONGC जो है वो प्राइवेटाइज हो रही है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे मतलब फ्यूचर? बेसिकली प्राइवेटाइजेशन एक बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है। ऐसा होता है जैसे किसी भी कंपनी के बहुत सारे एसेट्स होते हैं, और जो नॉन प्रोडक्टिव या फिर जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उन एसेट्स को गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करती है ताकि उनका आउटपुट बढ़ सके। तो ऐसे ही ONGC की कुछ फील्ड्स हैं जो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि अच्छी प्रोडक्शन दे सकती हैं, तो उनकी प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है। ऐसा नहीं कि ONGC को प्राइवेटाइज करना है मतलब सब सारे एसेट्स बेच देंगे, उनके सारी फील्ड प्राइवेटाइज कर देंगे, ऐसा नहीं होता। कुछ फील्ड्स हैं जो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, उनको प्राइवेटाइज करने की बात हो रही है। ना कि ऐसा कि आपकी कंपनी पूरी प्राइवेटाइज हो जाएगी और आपके सारे पर्क्स अलाउंसेस बंद हो जाएंगे और आपका बॉस चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होता। इवन प्राइवेटाइज होती भी है तो एक स्ट्रैटेजिक वे में होती है। जो एसेट्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको अच्छे परफॉर्मेंस देने के लिए उनको प्राइवेटाइज करा जा रहा है। आप खुद का एक्सपीरियंस बता सकते हैं, मतलब क्या वर्क प्रोफाइल होती है, क्या क्या काम करना पड़ता है हमें एग्जैक्टली? ओके, मेरा वर्क एक्सपीरियंस अभी तक तो काफ़ी अच्छा रहा है। एक्चुअली मैं लकी रहा हूँ कि मुझे जो आप कब से आप यहाँ पे हैं ONGC में? आप एक बार ये भी अपने ऑडियंस को मैं बता दीजिए। 2017 से ONGC में काम कर रहा हूँ, और जब से मतलब मेरी पोस्टिंग एज ए ड्रिलिंग फ्लूइड इंजीनियर मेरी पोस्टिंग आई है, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ऑयल वेल्स ड्रिल करते समय अपना कंट्रीब्यूशन देने में। और जो बाकी केमिस्ट होते हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स पे होते हैं, कुछ ऑफिस में होते हैं, तो बेसिकली जो सबसे कोर पार्ट है हमारी कंपनी का, एक पेट्रोलियम इंजीनियर का जो होता है, उसमें हम काम कर रहे हैं। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ओके, काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस, मतलब ज़्यादा हेक्टिक भी नहीं और हो जाता है समटाइम्स, क्योंकि जब हम नाइट शिफ्ट में काम कर रहे होते हैं और कोई ऐसा ऑपरेशन चल रहा होता है जिसमें मतलब हमें कंटिन्यूस अटेंशन पे करनी होती है, तो उस टाइम पे थोड़ा हो जाता है, ऐसा लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो रहा है। बट उस हिसाब से फिर हम एडजस्ट कर चुके हैं। तो एक और क्वेश्चन है मेरा हाँ। कि लाइक जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे कि आपको ONGC या गेट आपको क्वालिफाई करना है, फिर ऐसे ऐसे इंटरव्यू का प्रोसीजर होगा, हाँ। तो आपके माइंड में पहले से ही था कि अब भाई ONGC ही जाना है? क्या यही एम था आपका, या आपने कोई प्लान बी भी चूज कर रखा था कि अगर नहीं हुआ तो चलो मैं ये कर सकता हूँ, ऐसा हाँ, कुछ था। मतलब ऐसा नहीं था कि गेट क्लियर हो गया, नहीं हुआ तो मैं दोबारा ड्रॉप करूँगा। मैंने PhD का प्लान बना रखा था कि अगर ये नहीं होता तो मैं PhD करूँगा। तो उसके बाद फिर जब हो ही गया तो फिर तो ओके, फिर कोई प्लान कभी का मतलब नहीं बनता। जैसे आपने ज्वाइनिंग कर ली, अब इसके बाद आपका जो भी ये वर्किंग आवर्स हैं, आपके जो 14 डेज ऑन ऑफ पैटर्न है, तो इस पैटर्न पे या फिर आपके जो भी वर्किंग प्रोफाइल है, इस पे क्या आपका पर्सनल लाइफ का क्या मतलब इफेक्ट हुआ है? मतलब पर्सनल लाइफ आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब सी हो गई या फिर नॉर्मल ही था, ऐसे कोई चेंजेस नहीं हुए? नहीं, सब नॉर्मल है। ऐसा कुछ ड्रास्टिक चेंज नहीं है कि मतलब मैं वहाँ 14 डेज काम कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो एंजॉय करता हूँ अपना 14 डेज का पीरियड। हाँ, तो आप अच्छा भी लगता होगा जब 14 डेज आपका ऑफ होता होगा तो यस।
तो जब तक आप प्रिपरेशन कर रहे थे या फिर जब तक आपका ये सब प्रोसीजर चल रहा था, तब तक तो आप एक स्टूडेंट लाइफ जी रहे थे, और उसके बाद जब आपका जॉब फाइनली सेटल्ड हो गया कि अब आपको जॉब ही करनी है, स्टूडेंट लाइफ से अब जब आपका एम्प्लॉयड फेज आ चुका है, तो उसमें क्या चेंजेस आए, क्या डिफरेंस हुआ वो आपके स्टूडेंट लाइफ से आपके एम्प्लॉयड लाइफ में आने तक, और आप जब एम्प्लॉयड लाइफ में आ गए तो क्या चेंजेस आए आपके लाइफ में? बेसिकली बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है जब हम स्टूडेंट लाइफ से एक वर्किंग लाइफ जीते हैं। सबसे पहली चीज़ तो जो सोशल स्टेटस होता है वो चेंज हो जाता है, मतलब जिस तरीके से लोग आपको देखते हैं ना वो बदल जाता है, बिकॉज यू आर अर्निंग और आपके पास एक जॉब है, और अगर रिस्पेक्टेबल जॉब है तो एक अलग ही बात होती है। सबसे पहली चीज़ वो। सेकंड चीज़ जो आती है वो इंडिपेंडेंसी आती है, मतलब आप डिपेंड नहीं रहते किसी चीज़ को लेके, मॉनेटरी टर्म्स में भी, और वैसे भी आपको लिबर्टी बहुत मिल जाती है। जो मेरे साथ ऐसा हुआ है पर्सनली, जो मैंने फेस किया मैं वो बता रहा हूँ। जैसे कि सिंपल से ले जाते मुझे कहीं बाहर जाना है, घूमने जाना है, तो पहले लाइफ में तो बना ही होगा। सबसे पहली चीज़ तो जो होती है पैसा ही होता है कि कौन फंडिंग करेगा। दूसरी चीज़ होती है कि पेरेंट्स वहाँ पे अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, किसके साथ जा रहा हूँ किसके साथ आ रहा हूँ, वो चीज़ होती है। जॉब लगने के बाद इतनी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती, ज़्यादा क्या होता है पूछते हैं और ये बोलते थे कि तू तो वहाँ घूम रखा है, तो ऐसा होता है। और मॉनिटरी टर्म्स मैंने बताया, आपके पास मतलब खुद की वो फंडिंग होती है, तो आप छोटे मोटे डिसीजन पैसों को लेकर ले सकते हैं। कॉलेज लाइफ में ऐसा नहीं होता, इवन आपको सिंपल कोई बुक भी खरीदनी है या कहीं जाना भी है उसके लिए भी सोचना पड़ता है। एम्प्लॉयड लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता, एंड एक सोशल स्टेटस मिलता है आपको अच्छा, वो एक सबसे बड़े प्लस पॉइंट है। सेकंड जो चीज़ आती है वो आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आपको उतनी आ जाती है। कॉलेज लाइफ में जो आप होते हैं आपके पास कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम होती है। जैसे ही आप एम्प्लॉयड होते हैं आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। वो कहते हैं ना, विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यही चीज़ है, तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, आप बहुत सारी चीज़ों के लिए आंसरेबल हो जाएंगे। और सबसे पहली बात, जैसा मैंने बोला कि आप पैसा खुद खर्च कर सकते हैं, बट आप उल्टा ही होता है, आप कम खर्च करने लगेंगे। कॉलेज लाइफ में आप ज़्यादा खर्च कर लेंगे, बाद में कम करेंगे क्योंकि आपकी जेब से ही जा रहा है वो, तो ये चीज़ हो जाता है। तो 14 डेज आपका वर्किंग होने के बाद जो आपका 14 डेज लीव टाइम होता है, तो उस लीव टाइम में आप क्या प्रेफर करते हो? मतलब कंप्लीट छुट्टी है आपकी, मजे ही बिल्कुल, तो उस टाइम आप क्या प्रेफर करते हो करना? क्या हॉबीज हैं आपकी? लाइक बेसिकली मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ, मतलब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता हूँ, तो मैं उसमें ज़्यादातर मेरा टाइम जाता है खेलने कूदने में, घूमने फिरने में। ओके, तो ये काफ़ी अच्छा एडवांटेज है कि आप अपनी मतलब जॉब करते करते ही आपको अपना जो भी हॉबीज़ है उनको भी आप साथ साथ ही लेकर चल रहे हो। लेकिन नॉर्मल लाइफ ये होती है कि अगर हम नॉर्मल जॉब कर रहे हैं तो हमें इतना टाइम नहीं मिल पाता अपने पर्सनल लाइफ को देने को, तो ये अच्छा पॉइंट है यहाँ पे, मुझे अच्छा लगा थोड़ा। मेरे लिए तो है ही। आपका जो भी एकेडमिक बैकग्राउंड है, तो क्या उससे कुछ आपको एडवांटेज या फिर डिसएडवांटेज कह सकते हैं कि अगर आपका एकेडमिक बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है तो ऐसा कुछ होता है क्या वहाँ पर आपका? नहीं, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ जितने भी पोस्टिंग्स आती हैं, वेदर इट इज़ ऑफिस और साइट, आपको ट्रेन किया जाता है उस चीज़ के लिए। आपके जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं एनजीसी में, वो आपकी ट्रेनिंग के ही होते हैं जनरली। ओके, मतलब अगर आपको स्टार्टिंग में ऐसे तो कोई नॉलेज वैसे भी क्यों ही कैसे भी होगी एनजीसी की जो भी, तो वो सब कुछ ही आपको वहाँ पर ट्रेन किया जाएगा? हाँ, हमें बताया जाता है कि आपका जो भी वर्क प्रोफाइल है उसके हिसाब से हमारी ट्रेनिंग आती है, तो हमें ट्रेन किया जाता है कि अगर आप साइट पे हैं तो आपको वहाँ के ऑपरेशन के हिसाब से ट्रेन किया जाएगा, ऑफिस वालों को ऑफिस के हिसाब से किया जाता है, तो ऐसा होता है। ओके, तो कंप्लीट ट्रेनिंग भी आपको वही प्रोवाइड करेंगे। तो एक और क्वेश्चन है कि अगर आप ऑलरेडी वहाँ पे वर्क कर रहे हो, तो करियर ग्रोथ जो है वो कैसी होगी वहाँ पर? करियर ग्रोथ ओएनजीसी में काफ़ी अच्छी है। इनिशियल फेज में तो हमारी जो प्रमोशंस है वो टाइम बाउंड है, बट बाद में वो हमारी परफॉर्मेंस बेस्ड हो जाते हैं, और वो आपकी वर्क प्रोफाइल पे भी डिपेंड करता है कि आपने कहाँ का क्या क्या सर्व किया हुआ है, तो उस हिसाब से होता है। और बाकी मॉनिटरी टर्म्स की बात करें तो हमारा ईयरली इंक्रीमेंट होता है, उसी हिसाब से हमारी पे स्केल चेंज होते रहते हैं, वो एक अलग चीज़ है। उसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको उनकी साइट पर मिल जाएगी। ओके, और बच्चे थोड़ा सा ये भी सोच रहे होंगे कि सैलरी आखिर क्या होती है, तो सैलरी भी एक बार आप बता ही दीजिए। सैलरी आपका बेसिक पे जॉइनिंग के टाइम पे इनिशियली 60,000 होता है, प्लस आपके जो पर्क्स एंड अलाउंसेज होते हैं वो आपको जैसे HRA मिलता है, DA मिलता है, CMRA मिलता है। वो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपके इंटरव्यू से जस्ट पहले आपको एक डिटेल्ड PPT दी जाएगी, तो वहाँ पे बताया जाता है। बट इन हैंड अगर रफली आप मान के चलें तो 60 to 65,000 मान लीजिए इनिशियली जॉइनिंग के बाद आपको मिल जाएगी। ओके, और फिर वो इंक्रीमेंट्स वगैरह होकर? हाँ, इंक्रीमेंट्स होके वो काफ़ी हो जाते हैं, मतलब ग्रॉस सैलरी आपकी 1 लाख से क्रॉस कर जाती है। ओके, तो ये सारी बातें जितने भी क्वेश्चंस मेरे माइंड में आए हैं मैंने यहाँ पर पुट अप करे, और आकाश सर ने अपना बेस्ट दिया है आपको आंसर करने के लिए। आपको आई थिंक काफ़ी सारे डाउट्स, आपके जो भी क्वेश्चन मार्क्स होंगे वो यहाँ पर आपके क्लियर हुए होंगे। और फाइनली मैं मतलब आकाश सर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारे ऑडियंस के लिए, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हमसे कनेक्टेड हैं, क्या उनके लिए कोई टिप्स आप देना चाहेंगे कि आप क्या कर सकते हो? अभी आपका इंटरव्यू अगर आने वाला है तो कुछ उनके लिए स्पेशल टिप्स।
स्पेशल तो ये कि सबसे पहले चीज़ तो जो आपका डाउट था लैंग्वेज को लेके, आप अगर कॉन्फिडेंटली आंसर कीजिए, भले आप इंग्लिश में कर रहे हैं या हिंदी में कर रहे हैं, अगर आपको उसका आंसर पता है तो आप कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं हिंदी में, इंग्लिश में। प्लस जितना शॉर्ट हो सके उतना आंसर दीजिए। ऐसा नहीं कि आपको पता है तो आप डिटेल में बताएंगे ना, वो नहीं भी पता है आंसर, वो बस जानना चाहते हैं कि आप किस हिसाब से किसी आंसर को रिएक्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि आपको साबित करना है कि नहीं मेरे को आता है, मेरे को ये भी आता है वो भी आता है। शॉर्ट एंड क्रिस्प आंसर दीजिए, उतना काफ़ी है आपके लिए। लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, और बॉडी लैंग्वेज अपनी अच्छी रखिए कि मतलब इंटरव्यू में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं या बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। तो आई थिंक आपके सारे डाउट्स और आपको कुछ टिप्स भी मिल चुके हैं, तो अब उसकी तरह से आप अपना प्रिपरेशन जो है इंटरव्यू के लिए स्टार्ट करिए, और आई होप कि आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाए और आपका जो एम है वहाँ एम तक आप पहुँच जाओ। तो आई वुड लाइक टू थैंक्स अ लॉट मिस्टर आकाश राजपूत सर, जो आप यहाँ पर आए हमारे बुलाने पर और आपने हमारी ऑडियंस की इतनी हेल्प करी। आई थिंक ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है हमारे ऑडियंस के लिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, जिन्होंने अभी गेट क्वालिफाई किया होगा, तो उनके लिए काफ़ी सेशन हेल्पफुल है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादातर आप इस सेशन को शेयर करिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और वो इनका बेनिफिट उठा सके। सो थैंक्स अ लॉट। सो थैंक्स टू यू ऑल, जो आप अभी तक हमारे साथ यहाँ पे कनेक्टेड हैं और आपने ये पूरा सेशन आई थिंक एंजॉय किया होगा। आपके सारे डाउट, सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिली होंगी। सो अब आपका काम ये है कि आपको यहाँ पर हमें बताना है, अगर आप नेक्स्ट किसी भी जॉब प्रोफाइल के बारे में जानना चाहते हैं डिटेल में, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम हम उनसे आपको मिलाएं जो भी आप चाहे बार की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। So I think you must have enjoyed this. Thank you so much. सोच लो। क्या हुआ? सोच लो। अच्छा कोई नहीं, सोचो आराम से। बुलाऊंगी तो पापा जाना। तो मैं जाऊँ नीचे? हाँ बस इधर हो जाओ, बस थोड़ा सा। बता देना फ्रेम से आओ ना। हाँ ठीक है। क्या हुआ? अब इसका तो कोई इलाज नहीं है। तो हम बुलाने वाले हैं हम बुलाने वाले हैं अपने गेस्ट को, अपने गेस्ट को, ठीक है। ओके, काम कर रहे हैं। सो लेट्स मीट हु बीट ONGC। ओके, पांडे कह रहा हूँ, सोनिया बुकलेट का भी पता कर लेना यार, जितनी जल्दी मिल जाएंगे उतना जल्दी कर पाऊंगा मैं। बुकलेट का क्या मतलब? आप जैसे आपका जो वर्किंग डेज होते हैं आप कर लो यार। मम्मी से फ़ोन करवा रही है हमारी अम्मा। मम्मी से फ़ोन करवाने लग गई? So thanks to you all जो आप हमारे साथ